Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 12 मार्च 2026 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स एक ही लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर के बारे में यह है, डेली बेसिस पे सुबह सुबह 5:30 बजे आपको ये सेशन इसी चैनल पर मिल जाता है। तो मेक श्योर करें, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पे ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम हर एक आर्टिकल के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जिसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का नाम देते हैं। तो हर एक आर्टिकल को अच्छे से सुनो, उसमें से कुछ जानकारी है उसको सीखो, समझो, रटना नहीं है। समझने के बाद में आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कितना समझ में आ रहा है। और रोजाना हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, और क्योंकि एग्जामिनेशन में बैठना है और एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस बहुत पहले से रहेगी, आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे एमसीक्यू लगाते हैं, एक हैबिट डेवलप हो जाती है, दिमाग को पता चलता है कि हम रेगुलर बेसिस पर ये काम कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में बैठोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन सही हो पाएंगे बाकी सारे एस्पिरेंट के कंपैरिजन में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर में पूछे जाएं उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों ने देने हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है लगातार कौन कौन क्वेश्चंस के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 1, ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन या प्लेसेस इन न्यूज़ वाला जो सेक्शन है उसके साथ में लिंक कर सकते हैं। टॉपिक हमारा पीआईबी से है, क्योंकि द हिंदू को तो हम सेपरेटली कवर कर लेते हैं यार एक सेपरेट सेशन के अंदर में, जो इसके बाद में अपलोड होगा, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर की सारी खबरें हो जाती हैं। बचता है इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनको हम लोग इस वाले सेशन में कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है, इंडिया ने लगभग 1000 मैट्रिक टन चावल का भेज दिया है मालावी को। मालावी दोस्तों याद रखिएगा एक अफ्रीकन कंट्री है। रिसेंटली मालावी के अंदर में सूखा पड़ा है, सूखे पड़ने की वजह से ना ही कोई फसल ग्रो कर पा रही है, ना ही लोगों को सही तरीके से खाने को मिल पा रहा है। इसके लिए भारत मदद कर रहा है, और भारत ने 1000 मैट्रिक टन का ये चावल का पूरा एक कह सकते हैं कार्गो ये मालावी में भेजा है, जिस वजह से वो चर्चाओं में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इन ट्रक में पहुंचा है, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ मालावी। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस वजह से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका एक इंपॉर्टेंट प्लेस, वो है मालावी। कहाँ पर है ये दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएगा हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको साउथ वाला पोर्शन देखना है, अभी आपका बोत्सवाना है, उसके अलावा नीचे आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाएगा, है ना, नामीबिया देखने को मिल जाएगा। ये तीनों कंट्री भी चर्चाओं में थी, क्योंकि इन तीनों कंट्री से हम लोगों ने चीता मंगाए हैं, ये पता होना चाहिए, है ना। उसके ऊपर देखोगे तो जस्ट ये मालावी प्रेजेंट है, ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है यही मालावी है। मालावी की कैपिटल आपको नजर आएगी लिलोंगवे। ठीक है, उसके अलावा मालावी 3 देशों के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। मालावी के नॉर्थ में आपको नजर आएगा तांजानिया, उसके अलावा इसके वेस्ट में है जाम्बिया, एंड देन यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक कंट्री है जो बॉर्डर को शेयर कर रहा है, वो है मोजाम्बिक। तो तांजानिया, जाम्बिया एंड मोजाम्बिक, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो मालावी के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। ठीक है, पास में एक आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। बाकी आप लोगों ने एक खबर और सुनी होगी जो हमने कई बार थंबनेल में लगाकर डिस्कस भी की है, कि अफ्रीका जो है ये 2 भागों में टूट रहा है। ठीक है, 2 प्लेट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 भागों में बेसिक तौर पे इस प्लेट में यहीं से क्रैक आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है इसके ईस्टर्न साइड में ही आपको मालावी देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा इधर की साइड में मेडागास्कर की साइड में। इवन आप देख पाओगे मेडागास्कर का जो पोर्शन है ये भी पहले यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, इस अफ्रीका वाले इस वाले पोर्शन से टूट कर ही ये अलग हुआ है। तो हमारी ये जो प्लेट्स हैं वो टूटती रहती हैं, अलग होती रहती हैं। एक समय पर इवन पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ज़मीन हुआ करता था, धीरे धीरे करके ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में ब्रेक डाउन हुआ है, जिसकी वजह से ये आज इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं लोकेशन हम लोगों ने समझ ली है, मैप के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मालावी एक लैंडलॉक कंट्री है? बिल्कुल सही बात, तीनों तरफ देशों से घिरा पड़ा है, तांजानिया, जाम्बिया और साथ ही साथ मोजाम्बिक। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ बॉर्डर को शेयर करती हैं। इसकी कैपिटल सिटी है लिलोंगवे, और आसपास कोई समुद्र का एक्सेस है नहीं, तो इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री बोला गया है। चलिए, अब इसके जोग्राफिकल फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो मालावी आज जैसे मैंने बताया अफ्रीकन रिफ्ट वैली के ईस्टर्न साइड में है। जो हमने डिस्कस किया कि भाई ये अफ्रीकन प्लेट टूट रही है 2 भागों में, जैसे यहाँ से टूट के मेडागास्कर अलग हुआ था वैसे ही ये हिस्सा भी टूट जाएगा। इवन इंडिया का पोर्शन भी यहीं से टूट के अलग गया है ऊपर की साइड में।
जब ये ऊपर एशियन प्लेट के साथ में टकराया था तभी उसके बाद हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ था, जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ज्योग्राफी में आप लोग ये बेसिक बातें पढ़ते हैं। तो इसी अफ्रीकन रिफ्ट वैली के ईस्टर्न साइड में ही मालावी नाम का जो ये देश है वो देखने को मिल जाता है। करंट समय यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है एल नीनो की वजह से, जिस वजह से आज हम यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये न्यूज़ में भी डिस्कस कर रहे हैं। मालावी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है जिसको लेकर बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुका है, वो है लेक न्यासा। हालांकि लेक मालावी को लेकर नहीं पूछा गया है, दोनों लेक का नेम सेम है, लेक न्यासा कह लो या लेक मालावी कह लो, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें लेक न्यासा के बारे में पूछा गया है। इसको हम लेक मालावी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ये इकलौती झील है जो इस मालावी देश का लगभग 1/5 हिस्से से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती है। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट झील ही लेक न्यासा हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां यहां पर नजर आएंगी, उन नदियों में ये नाम है, देख पाओगे शिरे रिवर मालावी में बहती है ना। उसके अलावा यहाँ पर देख पाओगे लेक मालावी के बारे में जो डिस्कशन किया था वो ये है। यहाँ पर आपको एक नदी और देखने को मिल जाएगी, बुआ रिवर। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे मालावी की कैपिटल है लिलोंगवे, यहीं पास में नदी बहती है लिलोंगवे रिवर। तो ये कैपिटल से याद रखोगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो मालावी के अंदर में करंट समय पर बहती हैं। ठीक है, अगेन अब सबसे ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, वैसे पहाड़ियों की रेंजेस देखोगे तो मालावी में पाए जाते हैं माउंट मुलांजे, ये पर्वत पाए जाते हैं जो मोजाम्बिक बॉर्डर के पास में प्रेजेंट है, यानी कि नीचे जो मोजाम्बिक बॉर्डर है यहीं पर ये आपको पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं जिसका नाम है माउंट मोलांजे। और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी, क्योंकि ये तो पहाड़ियाँ हैं तो लाइन से बहुत सारे पहाड़ होंगे, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो पीक है उसका नाम है सपेतवा पीक। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक झील का नाम याद रखना है। मैं आपको बताता चलूंगा इस आर्टिकल में से क्या याद रखना है, झील का नाम याद रखना है। उसके अलावा मालावी के साथ में कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर को शेयर कर रही हैं ये आपने याद रखना है। ठीक है, वाटरफॉल की जब हम बात करते हैं, हाँ, तो ये तीसरी चीज ये याद रखनी है। तो मालावी में दोस्तों एक जाना माना वाटरफॉल पाया जाता है, उसका नाम है लिखुबुला वाटरफॉल। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, लिखुबुला फॉल्स रिसेंटली न्यूज में बना था, ये बताओ कौन से कंट्री में प्रेजेंट है, तो वो है आपका मालावी। बाकी अफ्रीका के अंदर आपको ये पता ही है भाई, पूरे अफ्रीकन रीजन में ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो मालावी की भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोयला, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ब्लैक ग्रेनाइट, उसके अलावा एक्वामेरिन, टोरमेलिन, रूबी, सेफायर, बॉक्साइट, मार्बल, इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर पाए जाते हैं। अगेन नॉट दैट रियली इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको हर एक चीज़ बताता चलूँगा ताकि आपको एक फुल ऑन क्लैरिटी मिले। बाकी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल एग्जाम ही क्रैक करना है, ये सारी जानकारी होनी भी चाहिए अपने को। जब न्यूज़ में है तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। बाकी मैं बताता चलता हूँ, आर्टिकल में से ये पढ़ लेना। अब इसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एक तो वाटरफॉल, दूसरा यहाँ पे हमने लेक न्यासा डिस्कस किया, एंड थर्ड वन इज बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ मालावी। आई होप यहीं पर रट चुका होगा, आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। पड़ेगी कभी, रिवाइज कर लोगे, बस खाली रिवाइज कर लोगे काम हो जाएगा। और रिवाइज का भी जुगाड़ बना दिया गया है, ये लो छोटा सा पैकेट आपको दिया गया है रिवीजन पॉइंटर्स का, इसको कभी भी चाहो उस समय पर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, अब अगर अच्छे से आर्टिकल क्लियर हो चुका है तो मेरे दोस्तों आपको यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फटाफट कमेंट सेक्शन ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू मालावी। मालावी के रेफरेंस में आपके सामने 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मालावी एक लैंडलॉक कंट्री है जो साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में प्रेजेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो लेक मालावी है, जिसको हम लेक न्यासा भी कहते हैं, ये झील मालावी देश का लगभग 1/5 हिस्से को कवर करती है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो मालावी है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है कीनिया और युगांडा के साथ। तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपके ऑप्शंस प्रेजेंट हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। चलिए दोस्तों अगले आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप लोग प्रेस कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। कम से कम मैं आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप 2000 लाइक्स तक पहुंचा सकते हैं। बाकी इस सेशन का पीडीएफ अगर आप सोचोगे सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए आपने सिंपल सा है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कुछ लगभग 76,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, कम बढ़ते होते रहते हैं, ये आपको पता है। तो उसी वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल सेम पीडीएफ जिसको आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे हम, अगला टॉपिक
पहला हमने डिस्कस किया जीएस पेपर नंबर 2 प्लेसेस इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आर्टिकल है हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम शेषनाग 150 ड्रोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने देखा रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा कवरेज में रहा है, न्यूज़ में रहा है। हमारे द हिंदू में अभी तक कवर नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का टॉपिक आपको एक और सोर्स देखने को मिल जाएगा जिसमें बात हुई है। इस पूरे आर्टिकल में हर एक इंफॉर्मेशन डिस्कस की गई है भारत के लॉन्ग रेंज स्वाम अटैक ड्रोन शेषनाग 150 के बारे में। अब पता है इस आर्टिकल से जो रटने वाली बात है कि हाँ अगर यहां से कोई प्रश्न बना तो क्या बनेगा, वो इसी लाइन में है। आपने इतना याद रखना है, एग्जामिनेशन में बन जाएगा कि बताओ शेषनाग 150 हाल ही में न्यूज में था, ये क्या है। तो शेषनाग 150 दोस्तों क्या है, याद रखिएगा। ये क्या है, एक प्रकार का लॉन्ग रेंज स्वाम अटैक ड्रोन। ये ड्रोन है, पहली बात याद रखिएगा, ड्रोन है, लॉन्ग रेंज वाला, लंबी दूरी तय कर सकता है और ग्रुप के अंदर में यानी स्वाम अटैक ग्रुप्स में दोस्तों हम इन ड्रोन्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो यह है शेषनाग 150। यही बात है जो आपने याद रखनी है और मैंने इसको यहां पर रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। इसको किसने बनाया है, भारत ने डेवलप किया है। यह कितनी रेंज तक उड़ सकता है, ये ड्रोन्स लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेंज को भर सकते हैं। 1000 किलोमीटर ज्यादा लंबी रेंज इनकी हो सकती है। ये हैवी वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट टारगेट्स को यहां पर हिट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों इन ड्रोन्स के बारे में। ठीक है, यही बेसिक फैक्ट है, डेवलपर वगैरह कंपनी वगैरह का याद रखने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना शेषनाग 150 हाल ही में न्यूज में बना हुआ था। ये क्या है, ये लॉन्ग रेंज स्वाम अटैक ड्रोन है। ये वर्ड स्वाम को मिस मत करना, यहां पे प्रश्न आप लोगों से बन सकता है। इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा मल्टीपल ड्रोन जो है एक साथ मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, एक साथ ऑपरेट कर पाएंगे, एक साथ कोऑर्डिनेट करके पूरा ग्रुप जो है ये अटैक कर पाएगा एक जगह पर। रियल टाइम सर्विलांस करना होगा तो रियल टाइम में सारा का सारा डेटा, ध्यान रखिएगा, रियल टाइम सर्विलांस के लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है ना। तो जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन किया हुआ है। बाकी मान लो किसी एरिया में जैसे हमारा लोकेशन ट्रैक करके ड्रोन काम करते हैं, अब वो जीपीएस की लोकेशन पे काम करता है। अब किसी जगह पर जीपीएस मान लो अवेलेबल नहीं है, तो जब जीपीएस अवेलेबल नहीं होगा तो जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी यहां पर ये ड्रोन जो है काम कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे ऑपरेट करेंगे, कुछ विजुअल नेविगेशन का इस्तेमाल करके यहां पर ये ऑपरेट करने वाले हैं। कुछ सैटेलाइट सिग्नल्स वगैरह यहां पर आप कह सकते हैं जब जैम हो जाती हैं वॉरफेयर के समय पर, तो कुछ अपना ही विजुअल नेविगेशन, अपनी खुद दृष्टि का इस्तेमाल करके कुछ पाथ तय करके इस सिस्टम पे ये काम करेंगे। समझ गए। तो इसमें याद क्या रखना है, शेषनाग 150, एंड ये क्या है, भारत का लॉन्ग रेंज स्वाम अटैक ड्रोन जिसको डेवलप करने वाली बैंगलोर की कंपनी है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। दैट्स इट। चलिए आगे आते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यह है, शेषनाग 150 हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, यह किस चीज से रिलेटेड है, यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये लॉन्ग रेंज स्वाम अटैक ड्रोन है, या फिर क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर ये एंटी सैटेलाइट वेपन है, या फिर ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर भर दो क्वेश्चन नंबर 2 डाल के। चलिए आर्टिकल नंबर 3 आता है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी जीएस पेपर नंबर 2 डिस्कस किया, जीएस पेपर नंबर 3 डिस्कस किया, डिफेंस वाला सेक्टर डिस्कस किया। अब जीएस पेपर नंबर 3 में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है और एक स्पेस वाला सेक्शन आता है। उस वाले फील्ड से आप इस आर्टिकल को लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है, डार्ट मिशन के बारे में। अब ये जो डार्ट मिशन है पहले भी बहुत न्यूज में रह चुका है, इसकी फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें हमारा मेन पर्पस यह है कि देखो पृथ्वी को आज सबसे बड़ा खतरा किससे रहता है, एस्टेरॉइड से रहता है ना भाई। बाहर अंतरिक्ष से जो ये रॉकी पार्टिकल्स हैं, कई बार ये जो जिसको हम एस्टेरॉइड या शूद्र ग्रह कहते हैं, ये पृथ्वी पे हिट होने का इनका डर रहता है कि भाई ये पृथ्वी से टकरा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। और आपको पता होगा कि एक इंफॉर्मेशन पिछले साल चल रही थी एस्टेरॉइड YR4 के बारे में। किसके बारे में, एस्टेरॉइड YR4। ये एस्टेरॉइड, ये क्षुद्र ग्रह भी पृथ्वी से टकरा सकता है 2032 तक, ये इंफॉर्मेशन थी। बाद में कल ये इंफॉर्मेशन खारिज कर दी गई है। साइंटिस्ट का कहना है नहीं टकराएगा, बच जाएगी पृथ्वी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूर से पास हो जाएगा। अब अंतरिक्ष में आपको पता है ऐसे बहुत सारे चट्टान है, रॉकी पार्टिकल्स जो तैर रही हैं हमारे प्लैनेट्स के आसपास। तो प्लैनेट की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, प्लैनेट की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी जो है वो इन रॉकी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है।
तो कभी कभी ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा, आपने पढ़ा हिस्ट्री में, इवन डायनासोर पृथ्वी से खत्म हो गए एस्टेरॉइड के हिट होने की वजह से। तो ये एस्टेरॉइड इतनी तबाही मचा सकता है, समझे। तो अभी ये जो डार्ट मिशन है, डार्ट मिशन का यही मेन पर्पज है कि मान लो अगर कोई बड़े साइज का एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आए तो क्या हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। उसी के लिए डार्ट मिशन टेस्ट किया गया है और दोस्तों ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका था। इसका पता है मेन पर्पस क्या है? नाम ही देखो, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका मेन पर्पस यही है कि मान लो सपोज ये हमारी अर्थ है और सामने से एक एस्टेरॉइड आ रहा है, तो हम अपना डार्ट मिशन लॉन्च करेंगे, एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से जाएगा और मान लो जैसे कि यहां पर आप देख पाओगे ये एस्टेरॉइड पृथ्वी पे आ रहा है, सामने सामने अटैक कर सकता है। तो हमने अपना मिशन लॉन्च किया, डार्ट मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट गया और वो इससे टकराएगा। टकराएगा तो इससे इसका रास्ता बदल जाएगा। मान लो ऐसे टकराया तो यहाँ पर ये एस्टेरॉइड का रास्ता बदल जाएगा, ये इधर की साइड निकल जाएगा, तो हम अपनी अर्थ को सेव कर लेंगे। यही यहाँ पर डार्ट मिशन में होता है। तो जब हमने टेस्ट किया था 2022 के अंदर में, तो इसमें दो इस तरीके से एस्टेरॉइड थे, एक है डिडीमॉस और दूसरा है डिमॉर्फस। तो डिमॉर्फस का जो ऑर्बिट है वो हम लोगों ने दोस्तों बदल दिया था। कैसे बदला था? अपना स्पेसक्राफ्ट को उससे टकरा कर, डार्ट मिशन के तहत। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना है क्या है कि डार्ट मिशन क्या है। तो यह है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। यह नासा का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोब मिशन है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन, यानी एस्टेरॉइड को देखो, यह है मेन ऑब्जेक्टिव और यही मेन ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि एस्टेरॉइड का रास्ता बदल देना, ये मेन पर्पस है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड का जो मोशन है वो चेंज कर देना काइनेटिक इंपैक्ट डाल के, यानी उस एस्टेरॉइड के ऊपर में टक्कर मार के अपने स्पेसक्राफ्ट उससे उसका पाथ बदल देना। 2021 में लॉन्च किया गया था। एक हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर हासिल कर चुके हैं और ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया गया था सक्सेसफुली। क्योंकि एस्टेरॉइड बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कुछ एस्टेरॉइड नियर अर्थ एस्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं, जो पृथ्वी के पास होते हैं, बहुत घातक हो सकते हैं, पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टेस्टिंग है वो की गई थी। बाकी जब 2021 में ये टेस्ट किया गया था तो दो एस्टेरॉइड को टारगेट किया गया था। डिडीमॉस ये बड़े साइज का एस्टेरॉइड है, दूसरा डिमॉर्फस ये छोटे साइज का एस्टेरॉइड है। तो हमने यहाँ पर इनका रास्ता बदल दिया था। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में अपनी पृथ्वी को अगर बचाना हो तो डार्ट मिशन के थ्रू कोशिश की जा सकती है सक्सेसफुली उस एस्टेरॉइड के रास्ते को चेंज करने के लिए, उस एस्टेरॉइड का पाथ को बदलने के लिए। ये डार्ट मिशन का एक पर्टिकुलर मेन पर्पस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ये क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है। तो डार्ट मिशन क्या होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये रिवीजन पॉइंटर्स छोटे छोटे आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे आएंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। प्रश्न क्या है कि डार्ट मिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज से रिलेटेड है? पहला, ये एक एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन है जहां पर काइनेटिक इंपैक्ट डालकर हम एक, ठीक है, एस्टेरॉइड का रास्ता चेंज करते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये मार्स सैंपल रिटर्न मिशन है। दूसरा, ये लूनार लैंडिंग मिशन है, या फिर एक सोलर ऑब्जर्वेशन है। तो डार्ट मिशन क्या है, इसका आंसर दें नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला आर्टिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एंड अगेन ये एनवायरमेंट के लिए हमारे लिए ज़्यादा काम का होने वाला है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप इसको लिंक कर पाओगे। एक मछली पिछले साल से चर्चाओं में, 2025 में फरवरी के महीने में हम लोगों ने एक मछली के बारे में डिस्कशन किया था। इसको वैसे यहाँ पर दोस्तों ओर फिश कहा जाता है और इसको ओर फिश के साथ साथ डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसा बिलीफ है, जापान से यहाँ पर यह सोच निकल कर आई है कि ये मछली अगर धरती पर दिख जाए, क्योंकि ये समुद्र की बहुत गहराइयों में रहती है, लेकिन अगर ये ऊपर सतह पर दिखने लगे, आसपास दिख जाए, तो समझ जाना कोई बड़ा हादसा होने वाला है या भूकंप आने वाला है। ऐसा एक मतलब बिलीफ है लोगों का, शुरू से माना जाता है। अब ऑब्वियसली ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, याद रखिएगा, बस खाली जापान से ये कहावत चलती आ रही है। इसी वजह से इसको डूम्सडे फिश कहा गया है और पिछले कुछ समय पर लगभग 4 बार ये मछली दिख चुकी है। तो मतलब टोक्यो वालों के हिसाब से आप कह सकते हैं एक बड़ा संकेत, एक भूकंप आ सकता है। लेकिन ये मछली कहां पर दिखाई दी है दोस्तों? ये मैक्सिको में दिखाई दी है। 2 बड़े साइज की जो ये ओर फिश है, इनका साइज बहुत लंबा होता है, आप देखो, है ना, ये इस तरीके से बहुत लंबी सी होती है, स्नेक की तरह यहां पर ये फिश होती हैं, ठीक है। तो इनको ओर फिश कहा गया है। तो बड़े साइज की ओर फिश रिसेंटली मैक्सिको के अंदर में समुद्र किनारे पाई गई हैं। ये एक्सट्रीमली रेयर होती हैं। वैसे नॉर्मली तौर पे कहां पर मिलेंगी? समुद्र की बहुत ही ज्यादा गहराई में, इसलिए एक वर्ड यूज किया जाता है डीप ओशन, वहां पर ये पाई जाती हैं।
तो डूम्सडे फिश के बारे में जब बेसिक फैक्ट डिस्कस करते हैं तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ये ओर फिश है, इस ओर फिश को ही हम डूम्सडे फिश कहते हैं। और समुद्र की गहराई की जब बात आ रही है तो समुद्र की गहराई को हम अलग अलग जोन के नाम से पता करते हैं। तो इसमें दोस्तों जो जोन, जिस जोन में ये डूम्सडे मछली रहती है उसको बोलते हैं मीसो पेलेगिक जोन। एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा। अब मीसो पेलेगिक जोन कितना गहरा होता है, ये जोन लगभग समुद्र के अंदर में 1000 मीटर की डेप्थ तक पाया जाता है। 1000 मीटर डेप्थ तक की जो गहराई है उसी को हम लोग यहाँ पर मीसो पेलेगिक जोन के नाम से जानते हैं। और इसी जोन के अंदर में ये डूम्सडे फिश पाई जाती है या ओर फिश पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इसको डूम्सडे फिश क्यों कहते हैं या इसको अर्थक्वेक फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ मिथ हैं। मिथ यहाँ पर यह है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो रियलिटी नहीं है, थोड़े माइथोलॉजिकल बिलीफ हैं, लोगों का मानना है, जापान के लोगों का। जापान में जो है ना, लोगों का मानना यहाँ पर यह है, ये जो ओर फिश है, टोक्यो में आपको पता है 2011 में बड़ी सुनामी आई थी। तो उस सुनामी से पहले ये मछली दिखाई दी थी। तब से यहाँ पर मानना है कि भाई ये मछली जब जब दिखाई देगी बड़ा खतरा लेकर आएगी। तो ये मछली ऑलरेडी यहाँ पर कह सकते हैं बदनाम है, इस चीज़ को लेकर दिख गई तो समझो बड़ी आपदा, बड़ी खतरा आने वाला है। कहाँ पे पाई जाती है? समुद्र की गहराई में, स्पेशली मीसो पेलेगिक जोन में। मीसो पेलेगिक जोन वो है जो समुद्र के अंदर लगभग 1000 मीटर की गहराई में पाया जाने वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये बहुत कम ही से बाहर दिखाई देती है। बाकी आपने इस डूम्सडे फिश की जो फोटो है उसको देखा, जिसमें आपने ये पाया कि हाँ भाई कितनी लंबी सी फिश है, लॉन्गेस्ट बोनी फिश के तौर पे इसको देखने को मिलता है। एक रिबन की तरह यहाँ पर ये पाई जाती है। उसके अलावा बड़ी बड़ी आंखें हैं, रेड कलर की इसकी स्पाइंस होती हैं। ये सब इतना काम का नहीं है जो आपके लिए पूछा जाएगा। अच्छा, ये जरूर से याद रखिएगा कि डूम्सडे फिश एक प्रकार की फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है? इनके मुंह में एक तरीके से जो ये ऐसे करके हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स का फिल्टर लगा हुआ है। तो जब ये मुंह खोलकर किसी चीज को खाने की कोशिश करेंगी तो ज्यादातर क्रिल, प्लैंकटन या छोटे छोटे क्रूस्टेशियन, क्रूस्टेशियन क्या होते हैं जिसमें केकड़े, लॉबस्टर, ये सारी प्रजातियां आती हैं। तो इन सबको ये खाती हैं और बाकी सारे इनके मुंह से छन जाता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए फिल्टर फीडर इनको कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जापान की क्या कहावत है वो मैं आपको बता चुका हूं। 17वीं सेंचुरी के मिथ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जब जब मछली दिखे तो समझ जाना एक नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। तो मैक्सिको वालों की तो हालत ख़राब हो गई होगी अगर इस हिसाब से देखा जाए कि हाँ भाई मैक्सिको में जो कैबो सैन ल्यूकस नामक जगह है दोस्तों, यहीं पर ये दो मछलियाँ पाई गई हैं। तो डर रहे होंगे लोग टोक्यो वाले, कहानी के हिसाब से क्या कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। लास्ट ईयर डिस्कस किया था, शायद आपको याद आ रहा होगा। चलिए, अब एक छोटा सा प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न कहता है, ओरफिश जिसका साइंटिफिक नेम है रिगैलिकस ग्लेसने, तो ये जो ओरफिश है ये मेनली समुद्र के अंदर में कौन से जोन के अंदर में पाई जाती है? समुद्र में ये सारे जोन्स मिलते हैं, समुद्र में कौन से जोन में पाई जाती है? पहली, क्या ये एपीपेलेगिक जोन में पाई जाती है? दूसरा, एबेसल जोन में पाई जाती है? तीसरा, हेडल जोन में पाई जाती है? या फिर ये मीसोपेलेगिक जोन में पाई जाती है? बताएं दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में। एक सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन में इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। आज का सेशन छोटा है क्योंकि आज आर्टिकल्स हमारे लिए थोड़े से कम हैं, क्योंकि मैं कोई भी अननेसेसरी चीज डिस्कस नहीं करना चाहता। पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, भले ही सेशन शॉर्ट हो जाए, छोटा हो जाए, फालतू की चीजें यहां से आप बच जाओगे। बेफालतू में फिर सिलेबस का बर्डन और इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए सेशन को क्रिस्प रखा गया है। जो काम की चीजें वो मिल गई। कल ज्यादा चीजें थी काम की, तो आपको पता है सेशन बड़ा भी था। तो जिस दिन ज़्यादा चीज़ें काम की होंगी उस दिन सेशन लंबा होगा, जिस दिन कम चीज़ें काम की होंगी उस दिन सेशन ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलता रहेगा इन सेशन के अंदर में, कुछ सीख कर जाओगे। और मेरे दोस्त क्वेश्चन के आंसर ज़रूर से दे देना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।